हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अद्वैत एक अमीर घराने का बेटा था। उनके खानदान की टेक्सटाइल कंपनी पूरे शहर में मशहूर थी। वो अपनी माँ इरावती और पिता जितेंद्र के साथ रहा करता था। एक रोज अचानक से इरावती और जितेंद्र देखते हैं कि अद्वैत एक गांव की लड़की रज्जो के साथ शादी करके बंगले की चौखट पर आया है। दोनों के गले में वरमाला थी। अद्वैत बेटा, तुझे ये गांव की गंवार लड़की ही मिली थी क्या शादी करने के लिए? इतनी सारी लड़कियां हैं, पूरे शहर की लड़कियां तुझ पर मरती हैं। अरे और नहीं तो क्या, कहाँ तू एक बड़ा बिजनेस टाइकून और कहाँ ये गांव की देसी देहाती लड़की। मॉम, डैड, आप प्लीज इसे ऐसा मत कहिए। इसका नाम रज्जो है, ये मेरी वाइफ है अभी। रज्जो और मैं, हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारी कंपनी के काम के सिलसिले में मैं इनके गांव चिरौली गया था और वहां की 1 महीने की बिजनेस ट्रिप में मुझे और रज्जो को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्लीज हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा ना, हरगिज नहीं होगा। न जाने कौन से खेत से उठाकर लाया है तू इस कलमुही को। इसके बदन से कितनी गंदी तेल की बू आ रही है। छी, इतने बड़े रईस खानदान की बहू और वो भी ये अनपढ़ गवार। तभी रज्जो बोलती है, गवार नहीं सासू माँ, हम पढ़े लिखे हैं। हम जानत हैं कि जौन कदम हम दोनों लोगन ने उठाया है ऊके कारण आप दोनों को बहुत ठेस पहुंच रही, लेकिन हमका माफ करते। हम और अद्वैत जी एक दूसरे से बहुते प्यार करत है। अरे चलो इरावती, ये फालतू का तमाशा हम और नहीं देख सकते। जितेंद्र और इरावती दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं और बेचारी रज्जो रोने लगती है। देखा अद्वैत जी, हम तुमसे कहत रहे कि ई शादी से तोहार माई बापू को बहुत बुरा लागल है और देखो वही हुआ। हमका माफ करते हो अद्वैत जी, हमका माफ करते हो। रज्जो, तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी होता है। हमारा प्यार पवित्र है, हमारी ताकत है। अगले दिन रज्जो अपनी पहली रसोई बनाती है जिसमें वो सारा देसी खाना ही बनाती है और उस देसी खाने को देख इरावती और जितेंद्र बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा ऑयली खाना! अरे इतने तेल की मिलावट करके हमारी जान लेने का इरादा है क्या तुम्हारा? और ये सब क्या है? समोसे, कचौड़ियाँ, जलेबी, ये सब देसी खाना क्यों बनाया है इस नॉनसेंस ने? घर के सारे नौकर चाकर क्या घोड़े बेच के सो रहे हैं? जाओ जल्दी हमारा डाइट फूड लाओ। और अद्वैत बेटा, तुम इस इडियट गवार औरत के हाथ के बने खाने का एक निवाला तक नहीं खाओगे। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। तुम्हें हैंडसम से एक बदसूरत बना देगी ये लड़की। मॉम प्लीज ऐसे मत बोलो। रज्जो बहुत अच्छा खाना बनाती है। और तो और चिरौली में इसका एक छोटा सा ढाबा भी है जहां ये अपनी नानी माँ के साथ देसी खाना बनाकर बेचती है। ढाबा पर ही हम दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। जाए दो सासू माँ, ससुर जी, अगर आप दोनों को हमरे हाथ का खाना बुरा लागत है तो कौनो बात नहीं, मत खाइए। हम आपके लिए फ्रूट सलाद बनाकर लाते हैं। कोई जरूरत नहीं। तुम जैसी देसी जाहिल औरत एक हेल्दी फ्रूट सलाद में भी चाट मसाला मिला देगी। बेवकूफ कहेंगी। मेरे इस बड़े शीश महल में 50 से भी ज्यादा नौकर हैं। अगर तुम्हें नौकरानी बनने का इतना ही शौक है तो अपने चिरौली में जाकर बस जाओ वापस। रज्जो को इरावती की बातों को सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप सब कुछ सुनकर सह लेती है। दिन ब दिन अद्वैत और रज्जो दोनों ही बहुत खुश रहने लगते हैं। अद्वैत रज्जो के लिए महंगी ज्वेलरी और कपड़े लाता है और उसे हनीमून पर भी लेकर जाता है। ये सब देखकर इरावती का खून खौलने लगता है। ये रज्जो हमारे अद्वैत की बीवी नहीं हो सकती। हमेशा से मेरा यही सपना रहा है कि मेरे बेटे की बीवी और इस घर की बहू एकदम क्लासी हो, बिल्कुल किसी हीरोइन जैसी, ना कि एक गांव की गवार। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं इरावती? अद्वैत और रज्जो दोनों की शादी तो हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तो तुम चाह कर भी उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। कर सकती हूँ। इरावती सिंघानिया अगर कोई चीज करने की ठान ले तो वो उसे पूरा करके ही रहती है। मेरी सहेली दामिनी की बेटी लावण्या अब रज्जो और अद्वैत की जिंदगी में उन दोनों के बीच आएगी और फिर देखना
कैसे मैं उस गांव की घटिया लड़की को मेरे राजकुमार जैसे अद्वैत की जिंदगी से कूड़े की तरह बाहर निकाल फेंकती हूँ। इरावती लावण्या के पास जाकर उसे कहती है कि वो उसके साथ घर चले और रज्जू और अद्वैत के बीच आए, अद्वैत को अपनी ओर आकर्षित करे। लावण्या इस बात पर कहती है, ओके इरावती आंटी, आप बेफिक्र रहिए, मैं अद्वैत को चुंबक की तरह खुद से चिपका लूंगी। आप बस अब ये समझो कि आपके जीवन से रज्जू नाम की बला अब टलने वाली है। हाय, तू कितनी अच्छी है लावण्या बिटिया। इरावती लावण्या को घर लाती है और फिर अद्वैत और रज्जू से कहती है, मॉम, ये कौन है? ये लावण्या है अद्वैत बेटा, मेरी सहेली की बेटी है। कुछ दिन हमारे घर पर ही रहेगी क्योंकि इसके मॉम डैड काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। नमस्ते लावण्या दीदी, हमारा नाम रज्जू, अद्वैत जी की धर्मपत्नी। नमस्ते रज्जू, तुम बहुत स्वीट हो। स्वीट माय फुट, ये लड़की इस घर के लिए पनौती है। डैड प्लीज प्लीज स्टॉप इट। हाय लावण्या, नाइस टू मीट यू। लावण्या सीधे अद्वैत को गले लगकर कहती है, इट्स लवली टू मीट यू अद्वैत। अद्वैत लावण्या की इस हरकत से थोड़ा सा ऑकवर्ड और अजीब महसूस करता है। लावण्या अब यूं ही रज्जू और अद्वैत के बीच आती ही रहती है। रज्जो, तुम तैयार हो गए या नहीं? अरे जल्दी चलो वरना सुबह का मंदिर की आरती मिस हो जाएगी। हाँ अद्वैत जी, आवत है 2 मिनट में। ओह वाओ, तुम दोनों मंदिर जा रहे हो, मैं भी आऊंगी। लावण्या डायरेक्टली कार की फ्रंट सीट पर अद्वैत के बगल में बैठ जाती है और फिर बेचारी रज्जू को पीछे ही बैठना पड़ता है। फिर एक रोज जब अद्वैत और रज्जू एक डिनर डेट पर जा रहे होते हैं, तभी लावण्या रज्जू को रूम में लॉक कर देती है और होटल में अद्वैत के पास जाती है। अरे अद्वैत, तुम यहाँ रज्जू का इंतजार कर रहे हो क्या? डिनर डेट एंड ऑल। हाँ, हाउ रोमांटिक। हाँ लावण्या, लेकिन रज्जो फोन कॉल ही रिसीव नहीं कर रही है। जाने दो ना, बिजी होगी किसी काम में। चलो आज हम दोनों डिनर करते हैं साथ में। लेकिन लावण्या। अद्वैत कम ऑन यार। लावण्या अद्वैत की गोदी में जाकर बैठ जाती है और उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। इरावती लावण्या के काम से बहुत खुश होती है। बहुत खूब लावण्या, इसी तरह रज्जो और अद्वैत के बीच आ जा दरार बनकर, और फिर तुझे मेरी बहू बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इरावती वहां से चली जाती है। तभी लावण्या कहती है, बेचारी इरावती आंटी, इन्हें तो पता ही नहीं कि जिस लावण्या पर भरोसा करके वो उसे घर लाई हैं, वो तो असल में लुटेरी है। बस अब कल का दिन, उसके बाद मैं इस अमीर परिवार का सारा पैसा चुरा कर यहाँ से भाग जाऊंगी। लावण्या अगले दिन घर में बॉम्ब प्लांट करती है और सारा पैसा चुरा कर भाग जाती है। वहीं रज्जो जब बाजार से घर पर लौटती है, तभी बंगले को जलता हुआ देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, सासू माँ, ससुर जी, अद्वैत जी। रज्जो फौरन घर के अंदर भागती है और पाइप के पानी से आग बुझाकर बेहोश पड़े अद्वैत, इरावती और जितेंद्र को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उनके इलाज के लिए पूरे 50,000 रुपए मांगते हैं। हे गंगा मैया, ओ लावण्या तो सब कुछ लूट कर भाग गई। अब हम कहाँ से पैसा लाएं? सासू माँ, ससुर जी और अद्वैत जी की जान को हमें कौनो भी हाल में बचाए के पड़ी। अब हमें फिर से वो गाँव की रज्जो बने के पड़ी। अपन ससुराल और अपन सुहाग की जान बचाए के खातिर ये देसी बहू अब अपन देसी ढाबा खोलेगी। रज्जो स्टेशन के बाहर अपना छोटा सा ढाबा खोलती है और वहां पर देसी फूड आइटम्स बनाकर बेचती है। वो यूं ही 5 दिन तक ढाबा चलाती है और खूब पैसे कमाती है। उसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर्स आते हैं। अरे बोले तो गजब का देसी खाना बनाती हैं आप। हमारे रेस्टोरेंट के सभी कस्टमर्स तो बस खाने के दीवाने हो गए थे। अरे सच में, मेरे पूरे परिवार को भी इस ढाबे का सारा खाना पसंद है। आप कमाल हो रज्जो जी। थैंक यू जी, थैंक यू। और इस तरह रज्जो पैसे कमाकर अद्वैत, इरावती और जितेंद्र की जान बचाती है और 5 दिन के पूरे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का बिल भरती है। इस हादसे के बाद इरावती और जितेंद्र को अपनी गलतियों का एहसास होता है
और वो रज्जो से माफी मांगकर उसे अपने घर की बहू के तौर पर स्वीकार कर लेती है। रज्जो, जो काम उस रात मुझे कर देना चाहिए था, आज मैं उसे पूरा करूंगी। आज तुम इस घर में बहू की तरह गृह प्रवेश करोगी। आओ। धन्यवाद सासू माँ। और इस तरह रज्जो गृह प्रवेश करती है। पूरा परिवार खुशी से एक साथ रहता है और रज्जो अपने देसी ढाबे को भी संभालती है। 25 साल की प्रीति अपनी सौतेली माँ कमोलिका और सौतेली बहन उर्वशी के साथ रहा करती थी। कमोलिका और उर्वशी दोनों ही प्रीति पर बहुत अत्याचार करते रहते। अरे कुलक्षणी, तनिक चाय मिलेगी कि नहीं आज की तारीख में, या तेरी चाय मुझे सीधा अगले जन्म में मिलेगी? हाँ। आई बड़ी मालकिन, ये लो आपकी और छोटी मालकिन की चाय, और ये डाइट कुकीज। अच्छा प्रीति, जरा मेरे पैरों में मालिश भी कर दो ना, बहुत दर्द कर रहे हैं ना, इसीलिए। और लेकिन उर्वशी, तुझे कितनी बार कहा है इसे छोटी मालकिन और मुझे बड़ी मालकिन कहा कर? ये बात तेरे भेजे में फिट नहीं होती क्या? जी माफ कीजिए मुझे। प्रीति उर्वशी के पैरों की मालिश करने लगती है। दरअसल बचपन में ही प्रीति की सगी माँ राजेश्वरी इस दुनिया से चली गई थी, जिसके बाद प्रीति के पिता धनराज ने कमोलिका से शादी कर ली। लेकिन दूसरी शादी के बाद भी उसने अपनी बड़ी बेटी कमोलिका की बेटी उर्वशी और अपनी प्रीति बेटी के बीच में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। फिर कुछ समय बाद धनराज को विदेश से नौकरी का बुलावा आया और 20 सालों तक वो वहीं पर नौकरी कर रहा है और यहाँ कमोलिका बेचारी प्रीति पर अत्याचार करती है। ओए नौकरानी, ये ले, तेरे बाप का फोन आया है। हर बार की तरह इस बार भी मेरी और उर्वशी की तारीफ ही करना और हम दोनों के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बोलना। अगर धनराज को जरा भी भनक पड़ी ना कि मैं और उर्वशी तेरे साथ नौकरानी की तरह पेश आते हैं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी से ले। ठीक है बड़ी मालकिन। प्रीति कांपते हुए हाथों से फोन हाथ में पकड़ती है। उसके बाद अपने पिता से बात करती है। हेलो प्रीति बेटा, कैसी हो तुम? कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छी हूँ पापा, सब ठीक चल रहा है यहाँ पर। आप बताइए ना, आप कैसे हैं? सब कुछ कैसा है वहाँ पर? अब तो लंदन में काफी ठंड पड़ गई होगी ना? आप गर्म कपड़े तो पहनते हो ना दिन के 8 पहर? हाँ मेरी बाप, पहनता हूँ। बिल्कुल राजेश्वरी पे गई हो तुम। अच्छा ठीक है, अपनी तबीयत का ख्याल रखना। और तुम्हारा 25th बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम पर प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा करने का फैसला लिया है। इट्स अ बर्थडे गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू पापा। प्रीति धनराज से बात करती है और फोन कॉल कट होने के बाद वो फिर से काम पे लग जाती है। प्रीति को मॉडर्न फूड आइटम्स जैसे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, नूडल्स ये सब बहुत ही अच्छे से बनाने आते थे। वाओ, अमेजिंग यार प्रीति, तुम भले ही कितना भी खराब काम कर लो, लेकिन ये मॉडर्न डिशेस तो बहुत ही कमाल की बनाती हो तुम। Absolutely right, मामा। प्रीति, मुझे एक और पनीर पिज्जा और एक चीज पिज्जा भी, और हाँ, हॉट चॉकलेट भी बना दो। ओके ठीक है। प्रीति तो कमोलिका और उर्वशी के लिए सिर्फ एक नौकरानी के समान ही थी। प्रीति दिन भर कॉलेज जाती, लेकिन वहां पर भी वो कुछ कर नहीं पाती। वो चाहकर भी अपने पिता धनराज को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बता नहीं पाती, क्योंकि कॉलेज में दिन भर उर्वशी प्रीति के साथ ही रहती। प्रीति मानो उर्वशी और कमोलिका के बनाए पिंजरे में कैद हो चुकी थी। जब प्रीति का जन्मदिन आता है, तभी धनराज उसके नाम पर आधी प्रॉपर्टी करता है। अगले दिन कमोलिका लॉयर से पेपर बनवाती है और प्रीति के सामने आकर कहती है, ओए चुड़ैल, चल चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर, जिसके बाद तेरे नाम की हुई सारी प्रॉपर्टी मेरी और उर्वशी की हो जाएगी। ओके? लेकिन बड़ी मालकिन, आप ऐसा क्यों कर रही हो? वो पैसे मुझे पापा ने मेरे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भेजे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए।
साइन करती है या नहीं, या तुझे अभी की अभी खत्म कर दो हम दोनों। ज्यादा नखरे मत कर और चुपचाप जल्दी से साइन कर दे। उर्वशी और कमलिका दोनों जबरदस्ती उससे पेपर पर साइन करवा लेते हैं। उनके डर के कारण प्रीति उन पेपर्स पर साइन करती है और उसके बाद वो दोनों क्रूर माँ बेटी प्रीति को बहुत मारती हैं और उसे लात मार कर घर से बाहर निकाल देती हैं और धनराज को फोन पर बताती हैं कि प्रीति पैसे हड़प कर भाग गई। वहीं बेचारी प्रीति कड़ाके की ठंड में कांपते हुए गली में दर दर भटकने लगती है। उसे किसी का भी सहारा नहीं होता। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो पापा का कांटेक्ट नंबर भी नहीं पता जिससे कि मैं उनसे बात कर सकती। हे भगवान जी, कोई तो रास्ता दिखाइए। मैं अब बिल्कुल अकेली और बेसहारा हो चुकी हूँ। प्रीति अब अपना जीवन यापन करने की खातिर कई जगह जाकर नौकरी की तलाश करती है, लेकिन बेचारी को कोई भी नौकरी पर नहीं रखता। अब वो दूसरे गांव जाकर कचरा बीन कर कबाड़ी वाले को बेचने लगती है। नदी के पास की झुग्गी में रहकर वो दिन भर पूरे गांव में कचरा बीनती और उसे गोनी में इकट्ठा कर और उसके बाद वो कबाड़ी वाले के पास जाती और सारे कचरे को बेचकर उसके बदले पैसे लेती और अपना गुजारा करती। ये लो काका, आज मैंने पूरे 6 गोनी भरकर कचरा इकट्ठा किए हैं। ठीक बा प्रीति बिटिया, रुक जाओ, अभी तराजू पर वजन कराई के हम तोहार के पैसे दे रही। कबाड़ी वाला कचरे का वजन करता है और प्रीति को पैसे देता है। थैंक यू काका। बेटिया, तुम इतनी होनहार हो, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलत हो, तो फिर ये कचरा काहे को बेचत रही? एक कचरे वाली काहे बन गई? ये सुनकर प्रीति की आंखें नम हो जाती हैं। वो क्या है ना काका, हर किसी की झोली में सब कुछ नहीं आता। कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा होता है। पता नहीं कब, कैसे और कहां जाकर खत्म होगा ये दर्द का सिलसिला। लेकिन मैं भी अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ। इतनी आसानी से मुश्किलों को देखकर हार नहीं मानूंगी। प्रीति अब कचरा बीन बीन कर अपना गुजारा कर लेती थी। वो झुग्गी में अकेली ही रहती थी। एक रात जब वो गांव की सड़क से अकेली जा रही होती है, तभी 2 गुंडे बाइक पर सवार होकर उसके पास आते हैं और उसका रास्ता रोक देते हैं। अरे क्या मैडम, कहाँ निकली? कचरा बेचने से फुर्सत मिल गई हो तो जरा हमारे लिए भी टाइम निकाल लो। अरे चलो चलो, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले चलते हैं, बहुत मजा करेंगे। देखो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। अरे ऐसा कैसे जाने दे तुझे जाने मन, तुझे तो आज अपना बनाकर ही रहेंगे। दोनों गुंडे प्रीति के इर्द गिर्द गाड़ी को गोल गोल घुमाने लगते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। वो उसके दुपट्टे को खींचने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो उन दोनों गुंडों को हाथ पर जोर से मुक्का देते हुए उन्हें उड़ा देता है। दोनों गुंडे बाइक से उड़कर जमीन पर जा गिरते हैं। क्यों रे कमीनो, छेड़ोगे किसी लड़की को? हाँ, ये ले, ये ले। वो लड़का उन गुंडों की खूब पिटाई करता है, जिससे डरकर वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप आज नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। आपका नाम? नमन, नमन राजवंश। थैंक यू मत कहो, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हो, अच्छे घराने से आई हुई लगती हो, फिर तुम कचरा क्यों बीनती हो? नमन के पूछने पर प्रीति भावुक हो जाती है और रोते हुए वो नमन को अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनने के बाद नमन की आंखें भी भर आती हैं और वो प्रीति को अपने सीने से लगाता है। घबराओ मत प्रीति, मैं हूं ना, आज से हम दोनों दोस्त। चलो, अब तुम उस झुग्गी में नहीं रहोगी, तुम अब से मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। लेकिन नमन। लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नमन प्रीति को अपने घर ले जाता है, जहां वो उसे अपनी माँ सरस्वती से मिलाता है। सरस्वती भी प्रीति को बहुत प्यार देती है। प्रीति अब उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है और वो उनके लिए भी मॉडर्न डिशेस बनाकर देती। वाह प्रीति, बहुत ही बढ़िया पिज्जा बनाया है तुमने तो। प्रीति, मैं तो कहता हूँ कि तुम ना
अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लो, जिससे तुम्हें अच्छी इनकम भी आएगी। गांव का देसी ढाबा तो हर कोई रखता है, लेकिन तुम्हारे ढाबा का नाम होगा गांव का मॉडर्न ढाबा। लेकिन नमन, एक ढाबे के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, यू नो ना? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। नमन और प्रीति मिलकर ढाबा बनाते हैं और इस तरह एक गरीब कचरे वाली अपना मॉडर्न ढाबा खोलती है और वो वहाँ पर मॉडर्न डिशेस ही बनाकर बेचती है, जो पल भर में ही सभी गांव वालों को आकर्षित कर देता है। और प्रीति अपने ढाबे से बहुत सारे पैसे भी कमाने लगती है और आगे जाकर नमन और प्रीति को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।